सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, यूनिट एंड मेजरमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको ये कहा था कि हमारे नेचर में होने वाले किसी भी नेचुरल फिनोमेना की कोई भी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सके या फिर कैलकुलेट कर सके यूजिंग सम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, उन सभी चीजों को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और वहां पे मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हम डिराइव करें या एक्सप्रेस करें तो हमें उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट दोनों बतानी होती है। और यूनिट के बारे में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब भी आप किसी की यूनिट बताएं तो वो यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो कहीं पे भी चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मीटर की बात कर रहे हैं तो एक मीटर चाहे आप इंडिया में मेजर करें या फिर आप यूएसए में मेजर करें या फिर आप किसी और प्लेनेट पे जाके मेजर करें, तो उसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होनी चाहिए। एक मीटर लेंथ उतनी ही रहनी चाहिए। ओके। तो इसके बाद हमने बात की थी इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम की। यहाँ पे हमने बेसिकली तीन यूनिट सिस्टम के बारे में बात की थी, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। तो एमकेएस यूनिट सिस्टम हमारा इंडिया में यूज होता है, एफपीएस यूनिट सिस्टम हमारा ज्यादातर ब्रिटेन में यूज होता है और सीजीएस यूनिट सिस्टम हमारा यूरोपियन साइड पर्टिकुलरली फ्रांस में ज्यादा यूज होता है। ओके। तो इनके बारे में हमने कल बात कर ली थी। यहाँ पे सेंटीमीटर, फीट और मीटर में बात होती है। यहाँ पे जब मास की बात करते हैं तो सीजीएस में ग्राम, एफपीएस में पाउंड और एमकेएस में किलोग्राम, और टाइम तीनों में सेकंड होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। कल का जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन। वहां पे हमने इन फिजिकल क्वांटिटीज को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हमारे पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती है: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनसे हमारी बाकी बची हुई फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड होती हैं। तो उस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। इनके एग्जांपल होते हैं स्पीड, एक्सेलरेशन, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स और भी कई सारे एग्जांपल हैं। और लास्ट में हमने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। इसके सिर्फ दो एग्जांपल है, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट होती है स्टीरेडियन। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक बार इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर में आपको मास, लेंथ और टाइम की जो ये एसआई यूनिट्स हैं इनके बारे में पढ़ना है। ये जो बची हुई चार फिजिकल क्वांटिटीज है इनके बारे में आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स में मीटर की बात कर लेते हैं जो कि हमारी लेंथ की एसआई यूनिट होती है। इसकी डेफिनेशन आई थी 1983 में। और आप देख सकते हैं 1983 यानी आज से सिर्फ 40 साल पुरानी बात है ये। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 40 साल पहले मीटर डिफाइन हुआ था। तो आंसर है नहीं, मीटर उससे पहले भी डिफाइन था। तो 1983 में इसको फिर से डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी? तो ये चीज समझने के लिए मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि पहले जमाने में लोग यूनिट्स को डिफाइन कैसे करते थे। तो पहले जमाने में बड़ा सिंपल तरीका था। लोग एक स्टैंडर्ड मान लेते थे किसी भी चीज का। फॉर एग्जांपल, अगर उन्हें लेंथ डिफाइन करनी है, लेंथ में जैसे एक 1 मीटर डिफाइन करना है, तो वो क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड कोई आयरन बार ले लेंगे या फिर कोई लकड़ी ले लेंगे और उसकी लेंथ को बोलेंगे कि ये 1 मीटर के बराबर है। और कोई भी और चीज जिसकी लेंथ इसके बराबर होगी हम उसको 1 मीटर मान लेंगे। सेम चीज उन लोगों ने मास में कर रखी थी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई चीज उठा ली, लेट सपोज कोई ब्रिक उठा ली मैंने, और मैंने कह दिया इस ब्रिक का जितना भी वेट है वो मेरे लिए 1 किलोग्राम के बराबर है, तो बाकी जितनी भी चीजें इसके बराबर होंगी वो 1 किलोग्राम के बराबर होंगी। राइट, तो ये तरीका पहले चलता आ रहा था। तो मीटर को भी इसी तरीके से डिफाइन कर रखा था। लेकिन इस डेफिनेशन से एक दिक्कत होगी। 1983 में साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे उनको इस प्रॉब्लम का पता चला और उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी। वो प्रॉब्लम क्या थी वो एक्चुअली में आपको तब समझ में आएगी जब आप आइंस्टाइन सर की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे। तो ये कॉलेज में आप पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। हाल फिलहाल मैं आपको इसका कंक्लूजन बता देता हूँ। इस थ्योरी का जो रिजल्ट है वो क्या है। ये थ्योरी कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना वो उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा देंगे तो उसका साइज कम हो जाएगा, वो छोटी हो जाएगी। और अगर आप किसी चीज का स्पीड कम कर देंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से वो जो हमने एक स्टैंडर्ड आयरन बार कंसीडर कर रखी थी 1 मीटर के बराबर, उसकी खुद की लेंथ डिपेंड करती है उसकी स्पीड के ऊपर।
अब आप खुद सोचिए, एक ऐसी यूनिट जो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेलोसिटी के कारण अलग अलग वैल्यू बताए, अलग अलग लेंथ बताए, तो इस यूनिट का कोई फायदा है ही नहीं, राइट। अब आप 1 मीटर यहाँ पे मेजर कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो वो 1 मीटर के बराबर आ रही है, लेकिन जब आप बाहर स्पेस में उसको कहीं एक जगह पे रख रहे हैं तो वो 1 मीटर से बड़ी आ रही है, क्योंकि उसकी स्पीड बाहर है नहीं। अच्छा, अर्थ के ऊपर वो छोटी कैसे आ रही है? मैंने कहा कि जब स्पीड बढ़ेगी तो हमारी जो लेंथ है वो कम होगी। अब जो वो आयरन बार है वो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, और अर्थ की स्पीड अराउंड द सन अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो 30 किलोमीटर एक सेकंड में ट्रेवल करती है अर्थ अराउंड द सन। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू आप गूगल कर सकते हैं, वो 29 पॉइंट समथिंग है, राइट। तो इतनी स्पीड से जब ट्रेवल कर रही है हमारी अर्थ, तब जाके उस आयरन बार की जो लेंथ है वो 1 मीटर के बराबर आई है। अब साइंटिस्ट बड़ी प्रॉब्लम में, क्योंकि 1983 से पहले जितनी भी रिसर्च हुई थी, जितने भी हमारे थ्योरीज आए थे, उसमें हमने स्टैंडर्ड एक यूनिट को मान रखा था, मीटर। और मीटर के अकॉर्डिंग ही हमने सारी चीजों को डिफाइन कर रखा था। सभी फॉर्मूलेज में स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में डिफाइन कर रखी है। तो अब साइंटिस्ट डबल प्रॉब्लम में कि मीटर अब नई यूनिट बना नहीं सकते, और पुरानी यूनिट को एज इट इज छोड़ भी नहीं सकते। तो अब हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो हमारी 1 मीटर की जो लेंथ है, जो हमने अर्थ पे कंसीडर कर रखी है, वो लेंथ उतनी ही रहे, लेकिन वो फैक्टर ऐसा ना हो जो किसी और चीज के ऊपर डिपेंड करे। मतलब उन साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च की और पता लगाया कि जो लाइट की स्पीड है वो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती जब तक वो वैक्यूम के अंदर है, राइट। तो वैक्यूम में जो हमने पढ़ रखा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड होती है लाइट की, ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो हमने सोचा क्यों ना हम स्पीड ऑफ लाइट का यूज करें और 1 मीटर को डिफाइन कर दें। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 299792458 मीटर पर सेकंड, ये एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी स्पीड ऑफ लाइट की। तो आप देख सकते हैं 3 लाख से थोड़ी सी कम होती है। 3 लाख हम राउंड ऑफ करके बताते हैं आपको। तो 1 मीटर को डिफाइन कैसे किया, एक बार वो डेफिनेशन देख लेते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट, ये 299792458, ये नंबर, पार्ट ऑफ अ सेकेंड। तो एक सेकेंड के इतने पार्ट में स्पीड ऑफ लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम 1 मीटर बोलेंगे। तो ये कैसे आया? बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल लॉजिक है, समझते हैं इस चीज को। आपने 9th-10th में ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो हमने क्या किया कि स्पीड ऑफ लाइट हमें पता थी इतनी होती है, एग्जैक्टली 299792458 मीटर पर सेकेंड। और अब हमें इसे एक ऐसे टाइम से मल्टीप्लाई करना था कि ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए और हमें डिस्टेंस 1 मीटर के बराबर मिल जाए। तो अब ऑब्वियसली बात है, अगर हमें इसको 1 लाना है तो हमें इसको इसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए हमने एक सेकंड का इतना ही हिस्सा चूज किया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड इनटू टाइम करेंगे, तो आप देख सकते इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे आप डिवाइड बाय सेकंड से मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 मीटर, राइट। तो इस तरीके से हमारा 1 मीटर डिफाइन हो गया। तो काफी सिंपल सा लॉजिक था, हम लोगों ने स्पीड ऑफ लाइट का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 1 मीटर आंसर आ गया है। अब एक बार फिर से हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1/299792458 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं एक स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इतनी होती है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 1 बाई इतने टाइम में, वो हमारा 1 मीटर के बराबर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कट के 1 मीटर के बराबर ही आंसर आएगा, राइट। तो ये इस तरीके से हमने बड़े सिंपल तरीके से अपना 1 मीटर डिफाइन कर दिया। ऐसा करने से अब हमारी जो 1 मीटर की लेंथ है वो अलग अलग जगह पे चेंज नहीं हो रही, और जो पहले 1 मीटर हमने कंसिडर कर रखा था आज भी वही 1 मीटर है हमारे लिए, राइट। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस टेबल की बात कर लेते हैं। इस टेबल में बेसिकली आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि चीजों का साइज कितना होता है और हम उसको किस तरीके से मेजर करते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल यूनिट होती है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या चीज है? देखिए, अब अगर मैं आपसे आपकी हाइट पूछूं, तो सपोज कीजिए कि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है या फिर 1.60 मीटर है, तो आप अपना आंसर इस ऐसे ही बताएंगे। अब मैं आपसे पूछूं आपकी हाइट कितनी है, आप बोलेंगे 1.60 मीटर या 160 सेंटीमीटर, राइट। फिर अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस आपके घर से लेकर आपके, जैसे आपके घर से लेकर आपके स्कूल या कॉलेज तक का डिस्टेंस, तो आप मोस्ट प्रोबेबली अपना आंसर किलोमीटर में देंगे।
उसी तरीके से जैसे अगर मैं बोलूं कि दिल्ली से लेकर आगरा तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप अपना आंसर बोलेंगे किलोमीटर्स में। लेट्स सपोज 240 किलोमीटर्स के अराउंड हमारा डिस्टेंस है दिल्ली से लेकर आगरा तक, राइट। तो आपने मीटर्स में इस बार आंसर क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है, राइट। तो हम प्रैक्टिकल यूनिट्स का ज्यादातर यूज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और ये टेबल आपको बेसिकली वही आइडिया देने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी पेपर की जो थिकनेस होती है वो 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा, यानी 1 मीटर का 1/10,000वां हिस्सा, यानी 10⁻⁻⁴, इतना बड़ा, इतना छोटा पेपर होता है हमारा, राइट। फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट हमारी 10⁻⁻7 होती है, यानी 1 मीटर को 1 के बाद 7 जीरोस तक आप डिवाइड करेंगे तो इतनी छोटी हमारी एक लाइट की वेवलेंथ होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ टिपिकल वायरस 10⁻⁻8 मीटर्स के बराबर होता है। तो कोरोना वायरस ने बहुत परेशान किया है, इतना छोटा सा है वो, देख लीजिए आज आप। हाइड्रोजन एटम का साइज 10⁻⁻10 होता है। यहाँ पे हम बेसिकली उसके डायमीटर की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में देखिए किसी को नहीं पता जो हमारा एटम होता है उसकी एग्जैक्ट शेप क्या है, लेकिन हम सब स्फेयर मानते हैं तो इसलिए हम डायमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस वो 10⁻⁻14 होता है। और साइज ऑफ प्रोटॉन को हम 10⁻⁻15, इसको हम फर्मी मीटर भी बोलते हैं, तो 10⁻⁻15 को फर्मी मीटर बोलते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर चार्ट है, वो मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो के एंड में, तो आप वहां से उस चार्ट को याद कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ हमारा 10⁻7 मीटर्स के बराबर होता है। और माउंट एवरेस्ट की हाइट 10⁻4 मीटर, एग्जैक्ट हाइट तो 8,000 समथिंग मीटर्स है, तो आप गूगल कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको साइज का एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देंगे कि चीजें कितनी बड़ी है और उनको हम कैसे मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं जिनसे हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, बड़ा सिंपल मेथड है। When we measure any distance directly with the help of an instrument like meter scale or tape, vernier caliper, screw gauge, etc., this method is called direct method। तो काफी सिंपल सी चीज है। जब भी हम किसी चीज को डायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर करते हैं, जैसे कोई मीटर स्केल या फिर स्क्रू गोज या फिर वर्नियर कैलिपर, तो इन चीजों के जरिए जब भी हम किसी चीज को डायरेक्टली मेजर करते हैं तो उस चीज को हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दो तीन बातें बता दूं। जैसे ये मीटर स्केल है ना, तो इस मीटर स्केल में आपने देखा होगा कि एक मीटर डिफाइंड रहता है, सेंटीमीटर के मार्क रहते हैं और मिलीमीटर के मार्क रहते हैं। तो इस स्केल के जरिए आप सबसे छोटा 1 मिलीमीटर को नाप सकते हैं, राइट। तो 1 मिलीमीटर 10⁻³ होता है। तो ये जो 10⁻³ है, यानी वो सबसे छोटी वैल्यू जो हम किसी स्केल से नाप सकते हैं, इस चीज को हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको बेसिकली लैब में करनी होती हैं, लेकिन क्योंकि अभी पेंडेमिक के कारण लॉकडाउन है, आप में से कोई भी स्कूल कॉलेजेस नहीं जा सकते, तो मैं आप सोच रहा हूँ कि यहीं पे आपको थोड़ा प्रैक्टिकल का एक ओवरव्यू दे दूं। उसी तरीके से ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 10⁻⁻⁴ होता है, यानी 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। और ये होता है हमारा स्क्रू गोज, और स्क्रू गोज का जो लीस्ट काउंट होता है वो 10⁻⁻5 होता है, यानी कि 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। आप सोचिए कि इसके जो सबसे पास में जो 1 मिलीमीटर के जो डिस्टेंस है उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, और उसका एक हिस्से तक का प्रिसीजन ये दे देता है स्क्रू गोज। तो ये इन सब में से सबसे ज्यादा प्रिसाइज आंसर देगा अगर आप लेंथ नाप रहे हैं तो ये था डायरेक्ट तरीका। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स की। तो इनडायरेक्ट मेथड्स में हम काफी बड़े यानी लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। और लार्ज डिस्टेंस से मेरा मतलब है जैसे हाइट ऑफ माउंटेन्स, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून, डिस्टेंस और साइज ऑफ डायमीटर ऑफ द मून, या फिर डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम एनी अदर सन। तो इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम इस तरीके से मेजर करेंगे किसी चीज को, तो वो एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। हम यहाँ पे एक रफ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं और हमें एक अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है। वहां पे हमें इतना प्रिसीजन नहीं मिलता जितना हमें डायरेक्ट मेथड से मिलता है। तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में, कि आप डायरेक्ट मेथड से प्रिसीजन ले सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड में आपको उतना बेहतर प्रिसीजन नहीं मिलता। तो यहाँ पे हम पैरेलैक्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम्स में से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली पैरेलैक्स मेथड।
और ये समझने के लिए हमें आना पड़ेगा हमारे प्यारे अर्थ के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बोला कि इनडायरेक्ट डिस्टेंसेस में हम लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, और यहाँ पे मैंने भले ही आपको अपने अर्थ का मैप दिखा रखा हो, लेकिन मेजर हम करने वाले हैं मून को। तो जस्ट एग्जांपल के जरिए समझते हैं इस चीज को कि अगर मैं अर्थ पे खड़ा हूं और मेरे को अर्थ से लेकर मून तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। वो चीज समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है दिल्ली, यह है हमारा प्यारा भारत, और मैं यहाँ पे इस समय दिल्ली में बैठा हूँ। और ये है हमारे इंडिया का ही एक बड़ा प्यारा स्टेट आसाम। तो क्या हुआ, मैं सपोज कीजिए कि मैं सुबह सुबह उठा और मैं पहुंचा आसाम में। आसाम में मैं गया, वहां पे मैंने चांद को देखा। अब मेरा मन किया कि चांद से लेकर अपने बीच की दूरी को मेजर करूं, या अपने बीच की दूरी मतलब सीधे तौर पे अर्थ की दूरी चांद से वो मेजर करूं। तो ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, एक स्टार को रेफरेंस पॉइंट माना और यहां से लेकर अपने तक एक लाइन इमेजिन की, और अपने से इस स्टार तक एक लाइन इमेजिन की, और इसके बीच का एक एंगल Q1 मैंने मेजर कर लिया। राइट, ये Q1 एंगल मेजर करने के लिए कॉमन सी बात है, हमें दो लाइंस की जरूरत पड़ती है। तो ये जो स्टार है ये बहुत दूर है, ये मुझे पता है कि जो मून का अर्थ से डिस्टेंस है, इस स्टार का डिस्टेंस उससे भी बहुत ज्यादा दूर है। राइट, तो मैंने यहां से लेकर यहां तक ये एंगल मेजर कर लिया। अब क्योंकि ये एंगल मेरा Q1 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एंगल ऐसे बना ये भी हमारा Q1 होगा, इसके जो पैरेलल बना। देखिए ये दोनों लाइन मैंने वर्टिकली अज्यूम कर रखी है, जरूरी नहीं है कि ये वर्टिकल ही बने। आप जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। अभी के लिए आप एक सिंपल ज्योमेट्री का सवाल देख रहे हैं जहां पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है Q1 Q1, तो ये दोनों आपस में बराबर है। राइट, तो ये Q1 एंगल मैंने ऑब्जर्व कर लिया, अपनी नोटबुक में लिख लिया। उसके बाद मैं आसाम से आया दिल्ली। दिल्ली में मैं IGI एयरपोर्ट पे उतरा, और वहां पे मैंने फिर से यही एंगल मेजर किया। वापस मैंने चांद को देखा, मैंने वापस उसी रेफरेंस पॉइंट, ये जो स्टार मैंने यहाँ पे देखा था उसी स्टार को मैंने फिर से देखा, और उसी के रेफरेंस में मैंने वापस अपने चांद का एंगल यहाँ पे मेजर किया। तो जब मैंने ये देखा तो यहाँ पे मैंने पाया कि अब जो एंगल आया वो Q2 आया, यानी कोई दूसरा एंगल आया। और तो आप समझ सकते हैं कि जो ये टोटल एंगल है ना इस लाइन के और इस लाइन के बीच में, वो होगा Q1 प्लस Q2। राइट, अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये Q1 प्लस Q2 इन दोनों लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा। राइट, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं अब हम पैरेलैक्स डिस्कस कर रहे हैं, पैरेलैक्स मेथड। तो ये जो टोटल एंगल है Q, ये बराबर आएगा Q1 प्लस Q2 के, और इस एंगल को हम बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल। राइट, तो ये हमने सिंपली इस एंगल का एक नाम दे रखा है। इसके बाद ये जो हमारा डिस्टेंस था, यानी आसाम से लेकर दिल्ली तक का जो डिस्टेंस था हमारा, उसको हम बेसिस बोलते हैं, और मैंने उसको यहाँ पे स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब क्योंकि मेरे को ये कैपिटल D मेजर करना था, यानी डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, मैंने क्या किया, एक सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाया। मुझे पता है जो एंगल होता है वो बराबर होता है आर्क बाई रेडियस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली मैंने एक आर्क मान रखा है। राइट, ये, और क्योंकि हमारा जो ये डिस्टेंस है ये कैपिटल डी, ये इस बी से बहुत बड़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन और ये आर्क आपस में इनकी लेंथ बराबर ही होगी। तो ये जो बी था, यानी दिल्ली से लेकर आसाम तक का जो डिस्टेंस था, वही मेरे आर्क का डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर लिया, क्योंकि ये काफी छोटा है, यानी ये जो बी लेंथ है ये काफी छोटी है एज कंपेयर टू डी। राइट, तो यहाँ पे देखिए एक बात पहले ही बता दूं, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो प्रिसाइज एक्यूरेट नहीं आएगा, वो सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। राइट, तो इस चीज को अज्यूम करते हुए कि हमारा जो ये डिस्टेंस है ये बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड असम, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना वही फॉर्मूला लगाया जो कि कहता है एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये Q एंगल है, ये हमारा आर्क है यानी B लेंथ का, और रेडियस का जो हमारा डिस्टेंस है वो कैपिटल D हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। तो यहां से जब हम डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे वो बराबर आ जाएगी बेसिस यानी b मल्टीप्लाइड बाई पैरेलैक्स एंगल Q। तो सिंपली जब भी हम इस Q को अपने बेसिस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस प्लेनेट से या फिर उस पर्टिकुलर सैटेलाइट से हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो काफी सिंपल तरीका है पैरेलैक्स मेथड ये डिस्टेंस निकालने का। अब हुआ क्या कि मेरे को सिर्फ चांद से अर्थ की दूरी नहीं निकालनी थी, मेरे को चांद का जो ये डायमीटर है ना वो भी निकालना था। तो वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैं वापस बाहर गया और मैंने वापस चांद को देखा। मेरे को ये डिस्टेंस निकालना था यानी डायमीटर निकालना था।
तो मैंने दो इमेजिनरी लाइन अज्यूम की और ये पॉइंट को देखा अपनी आंख से और फिर बाद में इस पॉइंट को देखा अपनी आंख से। ये डिस्टेंस अभी अभी हमने मेजर किया, ये वाला डिस्टेंस, और अभी अभी हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा। बेसिस को जब भी हम पैरेलैक्टिक एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है, ये कैपिटल टी, राइट। तो ये डी मेजर कर लिया हमने। इसका जो डायमीटर है वो मैंने स्मॉल डी अज्यूम कर लिया, और ये जो एंगल बना ना, इसको मैंने कैपिटल ओ मान लिया या स्मॉल ओ मान लिया, राइट। तो अब जो हमारा ये ओ है वो बराबर है डायमीटर, यानी आप समझ सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाया, आर्क हो गया स्मॉल डी, रेडियस हो गया कैपिटल डी। तो इस तरीके से हम इसका स्मॉल डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। स्मॉल डी आ जाएगा ओ इंटू, यानी ये जो हमारा एंगल है वो मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। अच्छा, ये जो एंगल होता है ना हमारा यहाँ पे भी, और ये पीछे जो हमने एंगल माना था यहाँ पे, ये वाला एंगल भी, ये दोनों को हम इसकी एसआई यूनिट यानी रेडियन में मेजर करते हैं। तो जब भी आप एंगल को मल्टीप्लाई करें तो रेडियन में मल्टीप्लाई करें, राइट। तो ये था हमारा कंक्लूजन कि पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स के जरिए हम बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर कैसे करते हैं। अब हम काफी इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाने वाले हैं, यानी न्यूमेरिकल्स पे। तो न्यूमेरिकल्स मैं आपको पेन पेपर पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो चलिए वहां पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड इन रेडियंस। सो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये एंगल को डिग्री से रेडियन में चेंज करना सिखा रहा है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि पैरेलैक्स के अंदर जो हमारा पैरेलैक्टिक एंगल होता है या फिर पैरेलैक्स एंगल होता है, उसकी वैल्यू को हम हमेशा रेडियन में पुट करते हैं, राइट। और अगर हमने उसकी वैल्यू को यानी थीटा की वैल्यू को डिग्रीज में पुट किया तो हमारा आंसर ऑब्वियसली गलत आएगा। तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए, ये चीज़ सीखने के लिए कि किस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ही आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये चीज़ पहले से गिवन है, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन में मैथमेटिक्स की बड़ी ही बेसिक बात लिखी हुई है, जो कह रही है कि जो हमारा 360 डिग्रीज होता है, 360 डिग्रीज वो बराबर होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। 360 डिग्री हमारा 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख देते हैं कि 180 डिग्री हमारा पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यूनिटरी मेथड क्या करता है समझते हैं जरा। जैसे यहाँ पे ये 180 डिग्रीज है और मेरे को 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 1 डिग्री बनाने के लिए मैं 180 से डिवाइड कर देता हूँ। अब इधर 180 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को इधर भी 180 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो बस यही चीज़ होती है यूनिटरी मेथड। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 180 बाई 180 ये तो 1 डिग्री हो गया, राइट। और पाई बाई 180 को मैं पाई बाई 180 ऐसे लिख देता हूँ। तो अब देखिए ये एक तरीके से ट्रांसपोज का रूल फॉलो कर रहा है कि इधर मैं इसको 1 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्रीज लिख सकता हूँ, तो 1 को यहीं रहने दिया और 180 डिग्री को यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल यूनिटरी मेथड होता है, काफ़ी जगह यूज़ होता है ये। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं जरा। 1 डिग्री हमारे पास बराबर आ गया पाई बाई 180 के, जो कि बराबर होता है 22 डिवाइडेड बाई 7, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 180। जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। सो हमारा 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर होता है। वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है आपको ये मेथड याद करने की जरूरत है, और आपको बस ये याद करने की जरूरत है कि 180 डिग्री हमारा पाई के बराबर होता है, या फिर 360 डिग्री आपका 2 पाई के बराबर होता है। बात बराबर है, 2 से अगर आप इन दोनों को 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ 180 डिग्री पाई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री हमारा इतने के बराबर होता है। और क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो हमारा 1 डिग्री होता है उसके अंदर हमारी 60 मिनट्स होती हैं। 1 डिग्री के अंदर हमारी 60 मिनट्स होती हैं। अब कॉमन सी बात है, अगर 1 डिग्री इसके बराबर है तो 60 मिनट्स भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 60 मिनट्स बराबर होगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/180, राइट। और अब वापस यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। 60 डिग्री इतने के बराबर है तो 1 डिग्री 1 मिनट 60 मिनट इतने के बराबर है तो 1 मिनट हमारे पास बराबर आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/180 मल्टीप्लाइड बाई 1/60।
अब इस चीज़ को जब हम सोल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, राइट। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब वापस सेम काम करना है हमें। 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकेंड्स होती हैं। सेकंड का साइन ये होता है, मिनट का साइन ये होता है और डिग्री का साइन ये होता है। 1 मिनट वापस हमारा इसके बराबर होगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/180 मल्टीप्लाइड बाई 1/60, राइट। अब यहाँ पे फिर से यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब हम फिर से यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि 1 सेकेंड हमारे पास बराबर आ जाएगा 22/7 यानी पाई मल्टीप्लाइड बाई 1/180 मल्टीप्लाइड बाई 1/60 इंटू 60। मैं यहीं पे वापस साथ में लिख रहा हूँ, बाहर से अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶। अब देखिए, आपको ये वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये तरीका समझ में आ जाना चाहिए। एक बार ये तरीका समझ में आ गया तो क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, राइट। बाकी अगर आप में दम है तो आप इनकी वैल्यूज़ को याद भी कर सकते हैं, आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। तो साथ के साथ डायग्राम भी बना लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये आपकी अर्थ है और अर्थ के डायमीटर के ऊपर, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जो आपके डायमीटर के दोनों अपोजिट पॉइंट्स पे हों। तो सपोज कीजिए ये आपका डायमीटर है और इसके एक पॉइंट पे ए है और एक पॉइंट पे बी है, तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। सो इन दोनों पॉइंट से हम मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हमारा मून है और यहाँ से जो हमारा ये एंगल बन रहा है मून पे, ये एंगल थीटा अज्यूम कर लिया हमने और इसकी वैल्यू है 1 डिग्री 54 मिनट्स। ये इस एंगल की वैल्यू है। आगे क्वेश्चन कह रहा है गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी अबाउट, तो डायमीटर ऑफ अर्थ यानी स्मॉल डी की वैल्यू हमें गिवन है 1.276 इंटू 10⁻⁷। इसकी वैल्यू मैं बाहर लिख रहा हूँ 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। ये हमें डायमीटर दे रखा है अर्थ का। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। सो हमें इस कैपिटल डी की वैल्यू निकालनी है, यानी अर्थ से लेकर मून तक का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी इसका फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं जो कहता है कि जो थीटा होगा यानी एंगल होगा वो बराबर होगा स्मॉल डी बाई कैपिटल डी यानी आर्क अपॉन रेडियस, राइट। बस यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है कि ये जो एंगल हमें दे रखा है ये रेडियन में नहीं दे रखा है, ये हमें डिग्री और मिनट में दे रखा है, तो हमें इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करना अभी अभी हम देख के आए हैं, एक बार फिर से देखते हैं। 1 डिग्री 54 मिनट्स, 1 डिग्री 54 मिनट्स हमें एंगल दे रखा है। सो 1 डिग्री हमें पता है 60 मिनट्स के बराबर होता है और 60 मिनट्स प्लस 54 मिनट्स, इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 114 मिनट्स, राइट। बस इस चीज़ को हमने थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा है। अगर यहाँ पे 2 डिग्रीज होता तो हम इसे 2 × 60 + 54 मिनट्स ऐसे करके सॉल्व कर देते। तो 114 मिनट्स हाल फिलहाल के लिए आंसर आ गया। और अभी अभी थोड़ी देर पहले हम देख के आए हैं कि 180 डिग्रीज हमारा पाई के बराबर होता है। सो हमारा 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 के। अब देखिए यहाँ पे पाई बाई 180 के बराबर 1 डिग्री होता है, तो जब हमें इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है मैंने। क्या है कि पाई बाई 180 आप याद कर लीजिए 1 डिग्री के बराबर होता है। मिनट में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाई 1/60 कर देंगे और फिर इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 1/160 कर देंगे, राइट। सो ये अभी हमारा 1 मिनट की वैल्यू हमें पता चल गई। 1 मिनट इतने के बराबर होता है। इसके बाद हमें 114 मिनट्स की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ 114 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 114 मिनट्स बराबर आ जाएगा पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 1/60 मल्टीप्लाइड बाई 114। सो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। तो यहाँ पे अब आपको जो ये थीटा की वैल्यू है ये रेडियन में पता चल गई है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, बस आपको वो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे।
सो वही सिंपल सा फॉर्मूला है, थीटा बराबर आएगा स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। यहाँ से हम कह सकते हैं जो कैपिटल डी होगा वो बराबर होगा स्मॉल डी बाई थीटा। स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, स्मॉल डी की वैल्यू हमें गिवन है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स, डिवाइडेड बाई थीटा की वैल्यू हमने रेडियन में निकाल ली अभी 3.32 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, राइट। ये वैल्यू अभी हमने निकाली और इसके बाद जस्ट हमें इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने पे आंसर हम जो हमारा आएगा वो आएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, मोस्ट प्रोबेबली सेम आंसर आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी के जैसा है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 seconds. The distance d of the sun from earth is 1.496 into 10⁻11 मीटर. What is diameter of the sun? तो बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इस बार सन का डायमीटर पूछ रखा है और आपको जो एंगल है वो सेकंड्स में गिवन है। सो ये आपका होमवर्क है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में।